नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री के बयान की, लॉकडाउन 4 की तैयारी की, जानेंगे कि उद्धव की मुश्किल कैसे हुई आसान और तेजस्वी ने नीतीश सरकार से मांगा कौन सा हिसाब, और आखिर में बात तेजी से बेरोजगार होते कामगारों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्पावर्ड ग्रुप के अध्यक्षों से की मुलाकात। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बंद के चौथे चरण की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट ने बदला काम का स्टाइल। अब जज और वकीलों के लिए लाया गया नया ड्रेस कोड। ड्रेस में गाउन और कोट पहनने की नहीं होगी जरूरत। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ का भी किया था गठन। सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक समस्या। 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है देरी। हर महीने कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर लगभग 120 करोड़ से ज्यादा का होता है खर्च। 30 और 31 जुलाई को किया जाएगा कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन। देश में 27 मई तक लागू है बंद। बीते दिन पीएम मोदी ने बंद के चौथे चरण का किया है ऐलान। पीएम मोदी के राहत पैकेज का असर। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में रही बढ़त। सेंसेक्स 637 अंक और निफ्टी 187 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से जो नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ है, उसे भरने के लिए अब सरकार सक्रिय होती नजर आ रही है। कल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बड़ी राहत देते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद इंतजार था वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज शाम वित्त मंत्री जनता के सामने आए और बताया कि राहत पैकेज कैसे अमल में लाया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, तो हर किसी के मन में एक सवाल था कि आखिर ये रकम किस किस सेक्टर में खर्च होगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जनता के मन में चल रहे सवालों का जवाब देने के लिए मीडिया से मुखातिब हुई। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को दिए जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी और ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सरकार ने आयकर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। करदाताओं को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिली है। रियल एस्टेट के मामले में सरकार एडवाइजरी जारी करेगी, जिसमें सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से अगले 6 महीने तक मोहलत दी जाएगी। 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डरों के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है, ताकि नकदी की समस्या खत्म हो जाए। एनबीएफसी में 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ पर बड़ी राहत मिली है। सरकार अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% के अतिरिक्त इतनी ही रकम ईपीएफओ में जमा करेगी। इसका फायदा सिर्फ उन कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। इसके अलावा एमएसएमई उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वहीं 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग और 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। उम्मीद तो यही करेंगे कि सरकार के आर्थिक पैकेज से उद्योग जगत पटरी पर लौटेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और आज वित्त मंत्री ने बताया कि इस रकम को किस मद में खर्च किया जाएगा। लेकिन राजीव जी, यहाँ सवाल ये है कि क्या ये पैकेज मौजूदा मुसीबत से लड़ने में कामयाब हो पाएगा और क्या वाकई जनता को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए प्रिया, लॉकडाउन के इस दौर में एक बड़े राहत पैकेज का इंतजार काफी वक्त से हो रहा था। सरकार ने लगभग महीने भर का समय इस पैकेज की घोषणा में लगाया, क्योंकि पिछला राहत पैकेज जो है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आया था, 27 मार्च को आया था। ये भी नहीं कह सकते हम कि देर आए और दुरुस्त आए, क्योंकि इतने कठिन वक्त में एक एक दिन की देरी का मतलब कई कई जिंदगियों को दांव पर लगाना होता है। हमने देखा है कि कैसे महीने भर से लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर और गांव पैदल ही लौट रहे हैं। अब कुछ लोगों को ट्रेन की राहत मिली है, लेकिन वो काफी नहीं है। इन मजदूरों को और कारखानों में काम करने वालों को नियमित रोजगार की भी जरूरत है, तभी वे अभी अपने परिवार को पाल पाएंगे। सब कुछ बंद होने से सबसे अधिक प्रभावित गरीब कामगार और छोटे कारोबार
कारोबारी हुए हैं, इन्हें तत्काल राहत की दरकार थी ताकि इनका काम चलता रहता और लोगों को नौकरियों से हाथ धोने की नौबत नहीं आती। अब जाकर सरकार ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ अहम घोषणाएं हैं। कुछ ऐलान कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए भी है और कुछ राहत बिजली वितरण कंपनियों के लिए भी है। एक नजर में देखने पर लगता है कि मानो इस ऐलान के बाद देश के बड़े तबके की सारी तकलीफें तुरंत दूर हो जाएंगी, क्योंकि राहत पैकेज की राशि इतनी बड़ी है। लेकिन यह अभी देखना बाकी है प्रिया कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद गरीब आदमी तक कितनी रकम वास्तव में पहुंच पाती है। आज हालत यह है कि बहुत से घरों में केवल एक हफ्ते के लिए राशन बचा है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सैकड़ों मजदूर अब भी सड़क के रास्ते घर लौट रहे हैं। ऐसे में क्या इन लोगों की शहरों में वापसी कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है कि ये और वो अगर शहरों की ओर दोबारा आते हैं तो किसके भरोसे आएंगे, किसके भरोसे उनकी वापसी होगी। मजदूरों के अभाव में कारखाने कैसे चलेंगे, ये भी एक सवाल है। और सबसे अहम सवाल ये है प्रिया कि सरकार इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी और उन्हें असल जरूरतमंदों तक किस तरह पहुंचाएगी, क्योंकि अभी से राशन वितरण को लेकर ही कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं जिन्हें सरकार सुधार नहीं पाई है। फिर यहां से सवाल यह भी उठता है कि लाखों करोड़ों का जो रुपया है ये कहां से आएगा। बहरहाल राहत पैकेज के ऐलान में सरकार ने देरी की है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने में देर न हो तभी अच्छे परिणाम की उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के संबोधन के बाद साफ हो गया कि देश में 18 मई से पूर्णबंदी का चौथा चरण लागू हो जाएगा। लेकिन इस बार ये पूर्णबंदी अलग तरीके की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस बार की पूर्णबंदी बाकी से कैसे अलग होगी और क्या पूर्णबंदी 4 का स्वरूप होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। देश में 18 मई से पूर्णबंदी का चौथा चरण लागू हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी तो लग रहा था कि अब शायद पूर्णबंदी हट जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ कर दिया कि पूर्णबंदी जारी रहेगी। लेकिन इस बार नए नियमों के साथ पूर्णबंदी की घोषणा की जाएगी। साफ है कि देश अब और ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं झेल सकता, लिहाजा इस बार ज्यादा छूट के साथ पूर्णबंदी का चौथा चरण लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि ये पूर्णबंदी अलग ही रूप में आएगी और नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार अलग अलग राज्यों के हिसाब से नए तरह का प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, जिसमें पूर्णबंदी का एग्जिट प्लान, अर्थव्यवस्था को शुरू करने और सामान्य जीवन की बहाली का तरीका शामिल हो सकता है। अब इतना तो तय है कि मौजूदा मुसीबत फिलहाल टलने वाली नहीं है। ऐसे में जिंदगियां भी घरों में कैद नहीं रह सकती, लिहाजा सरकार इस पहलू को ध्यान में रखकर ही अगला कदम उठाएगी। इसके अलावा सरकार पीड़ितों की पहचान, पृथक केंद्रों और जिन इलाकों से ज्यादा मामले सामने आए हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए रणनीति बनाएगी। आर्थिक गतिविधियों में सरकार ने भले ही कुछ छूट दी हो, लेकिन अब पूर्णबंदी 4 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए छूट का दायरा बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। आर्थिक गतिविधियों को कम कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखा जाएगा। सरकार सीमित स्तर पर रेल परिचालन शुरू कर चुकी है। ऐसे में संभावना है कि पूर्णबंदी 4 में मेट्रो सेवा और विमान सेवाओं को भी शुरू किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में ज्यादा सेवाओं को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी करने की छूट भी मिल सकती है। पूर्णबंदी 4 लागू होने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के हालात पर 15 मई तक अपनी राय साझा करेंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि पूर्णबंदी 4 लागू होने के बाद उसकी छूट के दायरों का निर्धारण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके स्वरूप को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का इंतजार रहेगा। अब लॉकडाउन 4 को लेकर अटकलें तो कई लगाई जा रही हैं, लेकिन इसका असल स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी होगा कि तेजस्वी के तल्ख तेवर कब शांत होंगे। दरअसल पीएम मोदी ने देश के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की तो बिहार में सियासी पारा उफान पर पहुंच गया और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 5 साल पहले बिहार के लिए दिए गए स्पेशल पैकेज की याद आ गई, जिसको लेकर अब तेजस्वी सीएम नीतीश से हिसाब मांग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, लिहाजा सियासी गहमा गहमी हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पर सवाल पूछकर सुशासन बाबू की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। वहीं सुशासन बाबू मौन धारण किए हुए हैं। अब जब प्रधानमंत्री ने देश के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की तो तेजस्वी को 2015 में बिहार के विकास के लिए किया गया स्पेशल पैकेज याद आ गया, जिसका हिसाब वो सीएम नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया,
2015 में नाटकीय ढंग से बिहार के विकास के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम पैकेज घोषित किया गया था। 5 साल बाद हम श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि उस बहुप्रतीक्षित पैकेज की केंद्र से प्राप्त और खर्च धनराशि पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें या उस पर एक बयान जारी करें। यानी अब तक सरकार को कामगारों के मुद्दे पर घेरने वाले तेजस्वी यादव ने अब सुशासन बाबू से हिसाब मांगना भी शुरू कर दिया है। साथ ही तेजस्वी के तेवर भी बता रहे हैं कि वो जल्द शांत होने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब बिहार में तो तेजस्वी ने राहत पैकेज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से हिसाब मांगकर उसकी परेशानी बढ़ा दी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव की परेशानी खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से उद्धव की कुर्सी पर काले बादल मंडरा रहे थे, जिससे लगा कि उद्धव को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज तमाम सियासी उठापटक के बीच आखिरकार उद्धव ने राहत की सांस ली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य परेशानी के बीच काफी वक्त से विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ था, जिसकी 9 सीटें हाल ही में अप्रैल में खाली हुई थी। ये वही चुनाव है जिसके जरिए सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये चुनाव टले, उद्धव सरकार पर भी काले बादल मंडराने लगे। कोशिश हुई राज्यपाल कोटे से उद्धव की राह आसान बनाई जाए, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने उद्धव का ये पैंतरा भी फेल हो गया। वक्त निकलता जा रहा था और बढ़ती जा रही थी उद्धव की परेशानियां, लेकिन आज ये परेशानी खत्म हो रही है। जी हां, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद 21 मई को महाराष्ट्र की 9 विधानसभा की सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया गया था। मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देखते हुए वोटिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे और वोटिंग जरूरी भी दिखने लगी थी, क्योंकि 14 प्रत्याशी मैदान में आ गए थे, जबकि सीटें थी 9। चुनाव टलने की संभावना मात्र से ही उद्धव परेशान दिख रहे थे, लेकिन आज सीएम ठाकरे राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य 8 प्रत्याशियों का 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के मुताबिक इन सीटों के लिए दाखिल चौथा नामांकन में 5 प्रत्याशियों ने या तो नाम वापस ले लिया है या फिर तकनीकी आधार पर उनका नामांकन रद्द हो गया है, जिसके चलते 9 प्रत्याशी ही मैदान में हैं और इतनी ही सीटों पर चुनाव होना है। यानी अब चुनाव के लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं रह गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल चौथा नामांकन में भाजपा के डॉक्टर अजीत गोपछड़े और संदीप लीले ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से डमी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले किरण पवास्कर और शिवाजी राव गर्जे ने भी आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि 5वां नामांकन शहबाज राठौड़ का था, जिसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। इस प्रकार 9 सीटों के लिए 9 प्रत्याशी ही मैदान में रह गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत सभी 9 प्रत्याशी निर्विरोध राज्य विधायिका के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हो जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी की सूचना के आधार पर चुनाव आयोग 26 मई को प्रत्याशियों के निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी तमाम सियासी अटकलों के बीच अब महाविकास अघाड़ी सरकार स्थिर नजर आ रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव को लेकर भले ही उद्धव का रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन सूबे का सियासी पारा अभी भी गरमाया हुआ है। खैर, राजनीति तो मध्य प्रदेश में भी कम नहीं हो रही है। दरअसल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संघ कार्यालय और उसके बाद राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने क्या पहुंचे सियासी गलियारों में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने तब तूल पकड़ा जब पहले शिवराज सिंह चौहान अचानक भोपाल स्थित संघ कार्यालय पहुंच गए। खबर है कि इस दौरान शिवराज ने यहां पदाधिकारियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की। हालांकि बीजेपी के नेता पार्टी के आंतरिक कार्यों में संघ की दखलंदाजी का विरोध करते रहे हैं, लेकिन शिवराज की पदाधिकारियों से मुलाकात कुछ और ही इशारा कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तब और पुख्ता होती नजर आईं जब शिवराज राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। दरअसल कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद शिवराज ने 23 मार्च को सत्ता संभाली थी और करीब 1 महीने तक अकेले पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन जब विपक्ष ने शिवराज के वन मैन शो पर सवाल उठाए, तब शिवराज ने कैबिनेट में 5 मंत्रियों को जगह दी थी, जिनमें सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत शामिल थे। उनके अलावा नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल को भी कैबिनेट में जगह मिली। अब एक बार फिर शिवराज सरकार कैबिनेट विस्तार करने के मूड में नजर आ रही है।
हालांकि शिवराज के लिए कैबिनेट विस्तार किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह पहले 5 में से 2 मंत्री सिंधिया खेमे से बनाकर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करती नजर आई थी, वो क्या अब एक बार फिर सिंधिया खेमे के नेताओं को तरजीह देकर अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी मोल लेती है या फिर सिंधिया को नाराज करती है? इसके अलावा कैबिनेट विस्तार में उपचुनाव का भी शिवराज को खास ध्यान रखना होगा। खैर, शिवराज की आज की मुलाकात के बाद इतना तो साफ लग रहा है कि शिवराज ने कैबिनेट विस्तार को लेकर अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपचुनाव में शिवराज को इसका फायदा मिलता है या खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात तेजी से बेरोजगार होते कामगारों की। मौजूदा मुसीबत के बीच सरकार आत्मनिर्भरता का राग अलाप रही है, लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रही है, लेकिन भला वो कामगार कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे जो मेहनत से काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे, लेकिन अब उनका रोजगार ही छिन गया है। एक सर्वे में पता चला है कि देश में 70% कामगार बेरोजगार हो गए हैं। देश मौजूदा स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रहा है। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार कभी ताली थाली बजवा रही है तो कभी मोमबत्तियां और दिए जलवा रही है। सरकार ने हालात किस तरह से संभाले हैं, एक सर्वे के आंकड़े उसकी कहानी बखूबी बयां कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में पता चला है कि देश में 2/3 से ज्यादा लोगों के पास रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो गया है और जिन लोगों के पास नौकरी बची है उनकी कमाई में भारी कमी आई है। आलम ये हो चला है कि आधे से ज्यादा घरों में कुल कमाई से हफ्ते भर का जरूरी सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट की माने तो पूर्णबंदी से न सिर्फ बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हुआ है, बल्कि उसके सहारे चल रहे स्वरोजगार के तमाम धंधे भी बंद होते जा रहे हैं। बता दें कि इस सर्वे में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के करीब 4000 मजदूर शामिल हुए थे। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का आंकड़ा शहरों से थोड़ा कम है। यहाँ 57% लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बात शहरों की करें तो यहाँ 10 में से 8 लोग प्रभावित हुए हैं, यानी बेरोजगारी 80% है। इसके अलावा गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की आमदनी 90% घटी है। पहले जहाँ ये लोग हर हफ्ते 2240 रूपए कमाते थे, अब महज 218 रूपए ही कमाई रह गई है। शोधकर्ताओं ने सर्वे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। सभी जरूरतमंदों को कम से कम 6 महीने मुफ्त राशन देने, ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने और जरूरतमंदों की पहचान कर उनके खातों में कम से कम 2 महीने में 7-7 हजार रूपए डालने का इंतजाम करने की सलाह दी है। सर्वे के आंकड़े सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।